मेरे ससुर की मर्दाना ताकत आज तक बरकरार थी। मैं जब भी सास के कमरे से गुजरती तो मुझे चीखों की आवाजें आती। वो कहती बस करो। मैं हैरान हो जाती कि मेरे ससुर अभी तक जवान हैं। मेरे ससुर की जवानी का राज जानने के लिए एक रात मैं सास के कमरे में छुप गई कि वो सास के साथ क्या करता है, और फिर मेरे ससुर ने जो किया मैं रोक ना सकी और फिर मैं भी उनके साथ। मेरा नाम कुलसूम है। मेरी अम्मी को इस दुनिया से गए हुए काफी साल हो गए थे। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी और अभी तक मेरे किसी भाई की शादी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी और मेरे सारे भाई मुझसे छोटे थे। मैं अपने माँ बाप की सबसे बड़ी और पहली औलाद थी। मेरे पापा ने हमेशा अपने काम को ही अहमियत दी थी। उन्होंने कभी मुझे अहमियत नहीं दी थी। मैं तो बस अपने घर में काम काज करने में ही रह गई थी, क्योंकि मेरे सारे भाई काम पर जाते थे और मेरे सबसे छोटे 3 भाई वो घर में ही रहते थे। मुझे इतने सारे लोगों का खाना बनाना पड़ता था। इधर मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी और मेरे पापा को मेरी शादी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। और जब वो मुझसे 1 साल छोटे मेरे भाई की शादी करना चाहते थे तो मेरे पापा के सारे रिश्तेदार उनको कहते थे कि पहले बेटी पर ध्यान दो और उसकी शादी करो। तो मेरे पापा उनसे यही कहते थे कि मेरे पास बेटी की शादी करने के लिए जहेज नहीं है। बहू का क्या है, बहू तो फ्री में भी आ जाएगी और अपने साथ जहेज भी लेकर आएगी। मैं इस बात से बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। अब मेरी उम्र भी ज्यादा हो गई थी। कुछ दिनों बाद मेरी भाभी आ गई और उसने मेरा इस घर में जीना मुश्किल कर दिया था, क्योंकि वो घर के किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। वैसे तो मैं घर के सारे काम पहले से ही करती आई थी, लेकिन अब भाभी आ गई थी तो इसका भी कुछ हक बनता था। लेकिन भाभी ने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो सारा दिन बस आराम ही करती रहती थी। घर वालों को लगता था कि भाभी के आ जाने से मुझे बहुत ज्यादा आराम मिल गया है। मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और अपनी माँ को याद करके बस रोती रहती थी, क्योंकि जिस दिन से मेरी माँ की मौत हुई थी उस दिन से ही मेरे ऊपर इस घर की पूरी जिम्मेदारी आ गई थी। मुझे अपने भाइयों की भी बहुत फिक्र थी, लेकिन फिर मैंने अपने दिल को ये समझा लिया कि जब इस घर में किसी को मेरी फिक्र ही नहीं है तो मुझे भी किसी की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। मैं दिखने में भी बहुत ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, बस मामूली सी शक्ल की लड़की थी और मेरी उम्र अब लगभग 30 साल हो चुकी थी। मेरी उम्र की जितनी भी लड़कियां थी उन सबकी शादी हो चुकी थी और उनके पास 2 या 3 बच्चे थे और इधर मैं थी जिसकी शादी ही नहीं हो रही थी। एक दिन मेरे ताया हमारे घर पर आए और उन्होंने मेरे पापा को बहुत समझाया कि पहले बेटी की शादी करो, इसके बाद कुछ और काम करना। मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए थे, लेकिन वो फिर भी अपना काम करते थे। उन्होंने कभी अपने बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया था। इन्हें सिर्फ पैसा कमाने से मतलब था और वो पैसा भी सिर्फ अपने और अपने बेटों के लिए ही कमाते थे। जितना कमाते थे अपनी और अपने बेटों की ख्वाहिश को पूरा कर दिया करते थे। मुझसे तो किसी को भी कभी कोई मतलब नहीं रहा था। बस मैं इस घर में एक नौकरानी बनकर रह गई थी। मेरे ताया और दादा की जिद करने पर मेरे पापा मेरी शादी करने पर तैयार हो गए थे। रिश्ता भी ताया खुद ही लेकर आए थे। मैं इस बात से खुश थी कि चलो मेरी शादी होने वाली थी और इस घर से मेरी जान छूटने वाली थी। लेकिन मेरी हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरी शादी जहां पर भी हो फैमिली में कम मेंबर्स हो। लेकिन जब मैंने लड़के को देखा और मुझे इसकी फैमिली के बारे में पता चला तो मेरा दिल टूट कर रह गया था। जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी वो लड़का बहुत ज्यादा काला था और उसकी फैमिली भी मेरी फैमिली की तरह ही बहुत बड़ी थी। उसके 4 भाई और 3 बहनें थी। तीनों बहनों की शादी तो हो चुकी थी और सारे भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ दूसरे शहर में रहते थे। इधर ये लड़का अपने घर में माँ बाप के साथ रहता था। बस इस लड़के की खूबी इतनी थी कि ये बहुत ज्यादा कमाता था और इसका घर भी बहुत बड़ा था। सुना था कि सारे भाई अपने अपने हिस्से लेकर अलग हो गए। ये लड़का बहुत ज्यादा काला था, इस वजह से इसकी शादी नहीं हो पा रही थी। इस वजह से मेरे ताया ये रिश्ता लेकर आए थे, क्योंकि इधर मेरी शादी करने का तो मेरे पापा का कोई इरादा ही नहीं था और मेरे रिश्ते भी नहीं आते थे। क्योंकि मेरी उम्र भी काफी हो चुकी थी, इसलिए मेरे पापा ने इस रिश्ते की हाँ कर दी। इस रिश्ते की हाँ करने की सबसे बड़ी वजह ये भी थी कि लड़के वालों को जहेज नहीं चाहिए था, क्योंकि इनके पास अल्लाह का दिया सब कुछ था। लड़के की माँ ने आकर मुझे सोने की अंगूठी पहना दी थी। मैं खुश थी कि चलो मेरी शादी तो होने जा रही है और फिर एक ऐसे खानदान में होने जा रही है जहाँ पर मेरा शौहर बहुत ज्यादा अमीर है। शक्ल और सूरत से क्या होता है, इंसान की कमाई अच्छी होनी चाहिए और फिर मुझे तो कोई ऐसा शौहर चाहिए था जो मेरी इज्जत करे और मुझे प्यार दे। इसी भरोसे के साथ मेरी शादी मेरे पापा ने उस लड़के के साथ कर दी थी। मेरा ससुराल हमारे घर से बहुत दूर था। मेरे भाइयों या मेरे पापा किसी ने भी लड़के के घर जाकर उसके घर को नहीं देखा था। वो लोग तो बस फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए ही मुझे रुखसत कर रहे थे। लेकिन मुझे अपने ताया पर बहुत भरोसा था, क्योंकि वही मेरा ये रिश्ता लेकर आए थे। पर अफसोस की बात यह है कि मेरा ये भरोसा उनके लिए गलत साबित हुआ था। जब मैं रुखसत होकर अपने ससुराल आई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर का घर तो बहुत बड़ा था और मेरे शौहर का रंग भी बहुत काला था। पर फैमिली के जितने भी मेंबर्स थे वो अलग घर में नहीं रहते थे, बल्कि एक ही घर में रहते थे। शादी के कुछ दिनों तक तो मुझे लगा कि वो लोग मेहमान हैं और शादी करने के बाद चले जाएंगे, लेकिन वो जितने भी लोग थे इसी घर में रहते थे और इनमें से कोई भी अपने
अपने घर जाने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे शौहर के अलावा इनके 4 भाई थे और इनकी 4 बीवियां थी। इनके बच्चे भी बहुत सारे थे। मेरे शौहर के साथ तो मेरे शुरू के दिन बहुत अच्छे गुजरे थे, लेकिन कुछ दिनों बाद ही मेरा शौहर काम के सिलसिले में शहर से बाहर चला गया था। इधर मेरा ख्याल मेरी सास रखती थी। मेरी सास बहुत अच्छी औरत थी। मेरी सारी जेठानियां अपने कमरों में ही पड़ी रहती थी। इन्हें आराम और मेकअप करने से फुर्सत ही नहीं मिलती थी। मुझे सिर्फ 2-3 दिन ही आराम करने का मौका मिला होगा। इसके बाद से ही मैंने इस घर की सारी जिम्मेदारी संभाली थी। वैसे तो यहाँ पर नौकर भी लगे हुए थे। वो सारे नौकर ईमानदारी से काम करते थे, लेकिन मुझे इतने बड़े घर में होते हुए इन नौकरों पर भरोसा नहीं था। इसलिए मेरी ड्यूटी होती थी कि मैं इन पर नजर रखती थी। मेरी सास मेरी जिम्मेदारी से बहुत खुश होती थी। इतने ज्यादा लोग होते हुए भी इस घर में सन्नाटा था। हमेशा बहुत ज्यादा खामोशी रहती थी। सारे लोग अपने अपने कमरों से बाहर ही नहीं निकलते थे। मेरा शौहर जब से शहर गया था, मुझे अपने कमरे में अकेले ही सोना पड़ता था। मेरे शौहर की आदत बहुत अच्छी थी। शादी की पहली रात से ही उसने मेरे साथ अपना रवैया बहुत अच्छा रखा था। मुझे खुशी हुई थी कि चलो यहाँ मेरा शौहर तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इनका रंग बहुत ज्यादा काला होने की वजह से उनकी काफी वक्त के बाद शादी के लिए लड़की मिली थी। जब मैं अपने कमरे में सोने के लिए जाती और मैं अकेली होती तो रात बीच में मुझे ऐसा लगता जैसे किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। मुझे लगता था कि जैसे इस घर में भूत है, क्योंकि मुझे किसी के पैरों के चलने की आवाज भी आती थी। सारा दिन तो इस घर में सब लोग कमरे के अंदर ही बंद रहते थे, फिर रात को कौन था जिस घर में टहलता था। मुझे बहुत ज्यादा डर लगता था और मैं अपने शौहर को याद करती रहती थी। अब हर दिन ऐसा ही होने लगा था कि मुझे किसी के चलने और चलाने की आवाज से आती थी। मैं डरते हुए अपने कमरे में ही बंद रहती थी। मैं सोचने लगी कि इस बारे में किसी से पूछूंगी जरूर कि आखिर रात के वक्त इस घर में ऐसा क्या होता है। मैंने अगले दिन जब अपनी सास से ये बात पूछी तो वो मेरे सवाल पर थोड़ा घबरा गई थी और उन्होंने बातों को घुमा फिरा दिया था। ये घर भी तो बहुत बड़ा था। इस घर में रहते भी तो बहुत सारे लोग थे। हो सकता है कि कोई ना कोई रात के टाइम पर जाग जाता हो या फिर किसी जिठानी का बच्चा रोता हो और मुझे लगता हो कि कोई चला रहा है। शायद ये मेरा वहम हो। मैंने अपने दिल को समझा लिया था। वैसे भी मुझे तो कोई किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंच रहा था, इसलिए मुझे खुद पर ध्यान देना था। मुझे इधर उधर दिमाग बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं थी। इस घर की हमेशा की खामोशी से मैं बहुत ज्यादा बोर हो गई थी। कभी कभार मेरे शौहर से फोन पर मेरी बात हो जाया करती थी। इसके अलावा मेरा कहीं आना जाना भी नहीं था। ससुराल का कोई रिश्तेदार भी आता जाता नहीं था। हर कोई अपने काम से काम रखता था। हर कोई अपने आप से मतलब रखता था। एक दिन रात को मैं फिर से सो रही थी और मुझे किसी के बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। आज मैं हिम्मत करके ये देखने के लिए उठ ही गई थी कि आखिर कौन है जो जोर जोर से चिल्लाता है और कौन है जो इतनी रात को घर में टहलता फिरता है। मैंने देखा कि मेरे ससुर किसी से फोन पर चिल्ला चिल्ला कर बातें कर रहे थे। मेरे ससुर अक्सर ऊंची आवाज में फोन पर बात करते थे। उनकी ही आवाज सारे घर में गूंजती थी। छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा करना, लड़ना झगड़ना, अपनी मनमानी करना और फोन पर लंबी लंबी गपशप करना मेरे ससुर का यही काम था, क्योंकि वो कोई काम नहीं करते थे और घर में ही रहते थे। सुना था कि घर के सारे लोग मेरे ससुर से बहुत डरते हैं। यहाँ तक कि मेरी सास भी अपने शौहर से बहुत ज्यादा डरती थी। मेरे ससुर का रवैया इस घर में किसी के साथ भी ठीक नहीं था। किसी की भी नहीं सुनते थे और अपने हिसाब से ही जो इन्हें करना होता था वही करते थे। फिलहाल दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं हर रात देखती कि घर में आधी रात को टहलने वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि मेरा ससुर ही था और वही रात को किसी न किसी से बातें करते थे। जबकि मैं इस बात से भी बहुत डरी हुई थी कि कभी कभी तो वो रातों को मेरी सास को भी मारते पीटते थे। वो मेरी सास के साथ हमेशा बुरा सलूक करते थे। अपनी बीवी को अपने पैर की जूती समझते थे। जब मेरी शादी हुई थी तब शुरुआत के दिनों में तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं था, लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद से ही इस घर में न जाने क्या क्या होने लगा था। मेरी सास को वो रोज मारते थे। मेरी सास जोर से चीखती चिल्लाती रह जाती थी, मगर मेरे ससुर नहीं रुकते थे। अब मैं रोज रातों को जाकर उन लोगों की लड़ाई झगड़े पर कान लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चल पाता था कि वो दोनों मियाँ बीवी आखिर किस बात पर झगड़ा करते हैं और ऐसी कौन सी गलती है जिस पर मेरे ससुर उनको पीटते हैं। कुछ ही दिनों बाद मेरे शौहर 2-3 दिन के लिए घर पर मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए आ गए थे। मैं अपने शौहर के आने से बहुत ज्यादा खुश हुई थी, लेकिन हैरान इस बात पर थी कि जिस दिन से मेरे शौहर घर पर आए थे अब मेरे ससुर ने मेरी सास पर हाथ उठाना बंद कर दिया था। ये बात तो मैं पहले भी नोट कर चुकी थी कि जब मेरे शौहर घर पे होते हैं तो मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ नहीं उठाते और घर के सारे लोग भी एक साथ बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। मुझे मेरे शौहर के सामने घर का माहौल पूरा बदला हुआ नजर आता था। एक दिन मेरे शौहर ने मुझसे कहा, तुम अच्छी तरह से रेडी हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर घूमने चलते हैं। मैं अपने शौहर के साथ तैयार होकर बाहर चली गई थी। मेरे शौहर मुझे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर गए थे। वहां पर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया था। मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम्हारा मूड ठीक नहीं है क्या? तुमने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। मैंने सोचा कि अपने शौहर से इस वक्त ये बात करना सही है भी या नहीं, क्योंकि मैं अपनी सास की वजह से बहुत परेशान
परेशान थी और घर के माहौल की वजह से भी फिर मैंने अपने शौहर को सब कुछ बताने की कोशिश की, क्योंकि हम दोनों शादी के बाद पहली बार एक साथ वक्त गुजारने के लिए घर से बाहर निकले थे। मैं ऐसी बातें करके अपने शौहर को परेशान नहीं करना चाहती थी। फिर ये भी सोच रही थी कि आखिर मैं इस घर की बहू हूँ। मैंने बड़ी हिम्मत करके अपने शौहर से पूछ ही लिया कि आपके पापा आखिर रात को अपनी बीवी पर हाथ क्यों उठाते हैं। ये सवाल सुनने के बाद मेरे शौहर ने बड़ी हैरानी से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि तुम पागल हो गई हो, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पापा तो माँ से बहुत प्यार करते हैं। मैं आगे कुछ कहने वाली ही थी, इतनी ही देर में मेरे शौहर के पास किसी की कॉल आ गई और वो कॉल करने के लिए मेरे पास से उठकर चले गए। मैं अपने शौहर के अंदाज से समझ गई थी कि वह इस बात से अनजान है। 5 मिनट बाद मेरे शौहर वापस आ गए और मुझसे कहने लगे, बताओ तुम क्या बता रही थी। मैंने फिर उसके बाद उनसे कोई बात नहीं कही और कहा कि शायद मुझे गलत फहमी हुई थी, अब हमें घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। इसके बाद मैं अपने शौहर के साथ घर लौट आई थी। अगले 2 दिन के बाद फिर मेरे शौहर वापस अपने काम के सिलसिले में चले गए थे। मेरे शौहर जाते हुए मुझे शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसे दे गए थे। उन्होंने कहा था कि तुम अपनी पसंद के कपड़े ले आना, क्योंकि जिस दिन हम लोग घर से बाहर निकले थे उस दिन हमें इतना टाइम नहीं मिल सका था कि हम साथ में शॉपिंग भी कर लें। वैसे तो कोई मेरे साथ जाता नहीं, क्योंकि कोई भी छिठानी मेरे साथ ढंग से बात तक नहीं करती थी। मैंने अपनी सास से इसलिए नहीं पूछा था कि कहीं मेरे सिस्टर उन्हें जाने से इंकार ना कर दे। मेरे घर की सारी नुकरानियों के साथ अच्छी जान पहचान हो गई थी। एक नुकरानी थी आलिया। मैंने उससे कहा कि तुम क्या मेरे साथ मार्केट चलोगी, तो वो मेरे साथ चलने के लिए फौरन ही तैयार हो गई। इस घर में मुझे किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि कोई कुछ भी करे इस घर में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता था। इसलिए मैं नुकरानी को अपने साथ ले जाकर मार्केट से अपनी शॉपिंग करके आ गई थी। जब मैं मार्केट से घर आई तो मेरी सास के कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैं धीरे धीरे कदमों से अपनी सास के कमरे के दरवाजे तक जा पहुंची। मुझे उनके कमरे से आवाज आ रही थी कि बस करो, अब मेरे ऊपर ज्यादा जुल्म मत करो। इसका मतलब ये था कि आज मेरे ससुर फिर से मेरी सास पर हाथ उठा रहे थे और अब रात का वक्त नहीं था बल्कि दिन था। मैंने अपने हाथ से शॉपिंग बैग साइड पर रख दी और कान लगाकर अपनी सास ससुर की बातें सुनने लगी। मेरी सास जोर जोर से चला रही थी कि तुम मेरे साथ ये मत करो, मुझे माफ कर दो, आखिर कब तक तुम मेरे साथ यही सब करते रहोगे। बार बार मेरी सास से की लफ्ज को दोहरा रही थी। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा कि आखिर मेरे ससुर मेरी सास के साथ ऐसा भी क्या कर रहे हैं, तो ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि मेरे ससुर मेरी सास के बाल काट रहे थे। मैं समझती थी कि मेरे ससुर मेरी सास पर हाथ उठाते होंगे, उनको मारते होंगे, तभी मेरी सास इतना ज्यादा चलाती है। लेकिन मेरा ये ख्याल गलत साबित हुआ था, क्योंकि वो उनको मार नहीं रहे थे बल्कि उनके बाल काट रहे थे, जिस पर मेरी सास बहुत ज्यादा चला रही थी। वैसा क्यों कर रहे थे ये बात मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। आखिर हर औरत की खूबसूरती बालों से ही तो होती है। मेरे ससुर के एक हाथ में मेरी सास के कटे हुए बाल और दूसरे हाथ में कैंची थी। अब मुझे ये सब कुछ देखकर रहा नहीं गया था, इसलिए मैं चलाती हुई कमरे के अंदर चली गई। मैंने कमरे के अंदर जाकर अपने ससुर से कहा, पापा जी आखिर आप ये सब क्या कर रहे हैं। मेरे ससुर ने कहा, शुक्र करो बहू, तुम्हारी सास के हिसाब से ये सजा बहुत कम है, वरना जो तुम्हारी सास के कारनामे हैं इसे तो इस घर से निकाल देना चाहिए। ये कहते हुए मेरे ससुर कमरे से बाहर निकल गए थे। मैंने अपनी सास को जाकर जल्दी से गले लगा लिया, क्योंकि वो बेचारी बहुत ज्यादा रो रही थी। मैंने उनसे पूछा कि ये सब कुछ क्या हो रहा है और पापा जी ने आपके बाल क्यों काटे हैं। मेरी सास कहने लगी, ऐसा तो वो हर रोज करते हैं, पहले तो वो मुझे मारते हैं और उसके बाद मेरे बाल काटते हैं। मैंने कहा, पर मुझे लगता है कि वो खाली आपके बाल काटते हैं, आपको मारते नहीं है। मेरी सास कहने लगी, ये आदमी बहुत जालिम है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। मेरी सास कहने लगी, बहू मैंने कुछ नहीं किया, तुम अभी इस घर के बारे में कुछ नहीं जानती हो, इसलिए तुम ये बात नहीं समझ सकती। मैं बेकसूर हूँ, बेगुनाह हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आखिर कोई बात तो होगी जो ये आपके साथ ऐसा करते हैं। मेरी सास ने कहा, बहू इस घर में सबको अपनी फिक्र है, इसलिए कोई किसी के मामले में नहीं बोलता, क्योंकि इस घर के सारे लोग मेरे छोटे बेटे की कमाई खाते हैं। तुम इस घर के लोगों से बच कर रहना, और खासकर अपने ससुर से, वो बहुत खतरनाक आदमी है। कभी भी कोई भी बात अपने शौहर से मत कहना, वरना वो मुझे जान से मार देंगे। मेरी सास ने मुझे जबरदस्ती कमरे से बाहर भेज दिया और कहने लगी कि आइंदा कभी भी हम दोनों के झगड़े के बीच मत आना, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा और तुम्हें कुछ भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कमरे में जाओ। मैं खामोशी से उनके कमरे से बाहर आ गई थी। मेरे ससुर मेरी सास के साथ अच्छा नहीं कर रहे थे। मेरी सास एक अच्छी औरत थी और मैं इस तरह से उन पर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी। मैं अपने कमरे की तरफ जा रही थी, तभी मुझे सीढ़ियों पर मेरे ससुर मिल गए। मेरे ससुर ने मुझे आवाज लगाकर रोक लिया और वो कहने लगे, एक बार मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा। मैं अपने ससुर की बात को समझ नहीं पाई थी। वो मेरे पास आया, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पता है तुम बहुत समझदार लड़की हो, बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। मेरा बेटा भी बहुत समझदार है। मैंने अपने ससुर जी से कहा, लेकिन आप माँ जी के साथ बहुत गलत कर रहे हो। मेरे ससुर कहने लगे, रुको मैं अभी तुम्हें सारी कहानी समझाता हूँ, ताकि तुम्हें मुझ पर यकीन आ सके और ये भी पता चल जाए कि इस घर में क्या हो रहा है। ये कहकर मेरे ससुर ने अपनी जेब से अपना
मोबाइल निकाला और इसमें कुछ करने लगे। फिर उन्होंने मोबाइल के अंदर कुछ तस्वीरें निकालकर मोबाइल मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा कि ये देख लो, मुझे उम्मीद है कि आज के बाद तुम कभी मुझे गलत नहीं समझोगे। मेरे ससुर कहने लगे, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ, लेकिन जब कोई मर्द अपनी बीवी से बेवफाई देखेगा तो फिर वो अपनी बीवी पर किसी ना किसी तरह से तो रोक लगाएगा ही। फोटोज देखने के बाद तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैं फोटोज देख ही रही थी कि अचानक सीढ़ियों पर मेरी सास आ गई और उन्होंने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर अपने पास रख लिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचने लगी। कहने लगी, तुम अभी तक अपने कमरे में नहीं गई हो। मैं अपनी सास से कुछ कहती तो ही वो बोल पड़ी और कहने लगी कि तुम कुछ नहीं जानती और ना ही कुछ समझती हो। चलो अपने कमरे में जाओ और दोबारा हम दोनों के बीच पड़ने की कोई जरूरत नहीं। मैंने झटके से अपनी सास से अपना हाथ छुड़वाया। वो आंखें फाड़ कर मेरी तरफ देख रही थी। मैंने बड़ी गौर से अपनी सास की तरफ देखा था। रात के टाइम पर फिर वही चीखने चिल्लाने की आवाज से आ रही थी। मेरी सास के बाल बहुत लंबे लंबे थे। मेरे ससुर उनके बाल काट काट कर उनको आधा गंजा तो कर ही चुके थे। मेरी सास हमेशा अपने सर पर पल्लू रखकर घूमती थी। कई दिन इस तरह से गुजर गए। मेरे शौहर जब घर आते तो इस घर का माहौल बहुत अच्छा होता और जब वो घर से चले जाते तो फिर से बिगड़ जाता। मैं अपने शौहर को ये सब कुछ बताने की कोशिश करना चाहती थी, पर मेरी सास ने मुझे सख्ती से मना कर दिया था और कहा था कि तुमने अपने शौहर को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकलवा दूंगी। मुझे अब बहुत ज्यादा टेंशन रहने लगी थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर में हो क्या रहा है। टेंशन और चीखों की आवाजों से मैं सो नहीं पाती थी। सारी रात मुझे जागते जागते गुजर जाती थी। मेरी सास मेरे शौहर की माँ थी और मुझे बहुत प्यारी थी, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे साथ सास वाला जैसा सलूक नहीं किया था। इन्हीं सब बातों की वजह से मैंने अपने दिल को बहुत टटोला, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ था कि मेरी सास ऐसी हो सकती है। फिर अगला दिन निकला और मैं हैरान रह गई। मेरे ससुर मेरी सास के साथ बहुत ज्यादा अच्छा सलूक कर रहे थे। मुझे लगा कि शायद मेरे ससुर को एहसास हो गया होगा औरत पर हाथ उठाना नहीं चाहिए। मैंने उन दोनों में बहुत ज्यादा प्यार देखा था। मैं बहुत खुश हुई थी कि चलो अच्छा हुआ, आपस में प्यार मोहब्बत होना बहुत जरूरी है। और अब काफी दिनों से मेरे ससुर मेरी सास के साथ कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। अब मैं बेफिक्र हो गई थी और मेरे दिमाग से अब ये टेंशन भी निकलने लगी थी। दिन अच्छे गुजर रहे थे। एक दिन रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं अपने कमरे में बैठी हुई टीवी देख रही थी। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरे कमरे में आए। जल्दी से मैंने उनको देखकर अपने सर पर पल्लू रख लिया था। मैंने उनसे कहा, पापा जी आपको यहाँ पर आना कैसा हुआ? तो उन्होंने कहा, बहू मैं तुम्हारे लिए अपने हाथ से बनी हुई चाय लेकर आया हूँ। तुम्हारी सास और तुम्हारे शौहर को भी मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद है। मैंने सोचा कि जब से बहू घर में आई है उसके साथ यहाँ ढंग से कोई बात भी नहीं करता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया हूँ। चाय पियो और बताओ कि मेरे हाथ की चाय कैसी है। मेरे ससुर का मूड बहुत ही अच्छा था। मैं हैरत से अपने ससुर की तरफ देख रही थी। ना जाने इतने दिनों से मेरे ससुर को क्या हो गया था। वो तो मेरी सास के साथ साथ मुझ पर भी मेहरबान हो रहे थे। मैंने चाय का कप उनके हाथ से लिया और उनसे कहा कि शुक्रिया पापा जी। मैंने अपने ससुर से कहा, अभी चाय थोड़ी गर्म है, मैं इतनी गर्म चाय नहीं पीती, जब ठंडी हो जाएगी तो पी लूंगी। मेरे ससुर ने कहा, नहीं बहू मेरे सामने पियो, मैं तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पापा जी अभी मैंने 2-3 गिलास पानी पी लिए थे, इसलिए मेरा पेट थोड़ा फूल रहा है। थोड़ी देर बाद आप आएंगे तो आपको मेरा चाय का कप खाली मिलेगा और मैं आपकी तारीफ अभी ही कर देती हूँ। चाय अच्छी हो या ना हो, आप मेरे बाप की तरह हैं और भला कोई भी बेटी अपने बाप की दी हुई चीज की बुराई नहीं करती, हमेशा तारीफ ही करती है। मेरे ससुर मुस्कुराए और कहने लगे, अच्छा तो ये बात है। उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगे, जीती रहो, मैं चलता हूँ, पी लेना। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मैं उठी और चाय का कप उठाकर बाथरूम में जाकर चाय को फेंक दिया और कप वापस लाकर टेबल पर रख दिया, क्योंकि मेरा चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। रात के वक्त अगर मैं चाय पी लेती तो मुझे खाना हजम नहीं होता था, बहुत ज्यादा मसला हो जाता था। अब ये बात तो मैं अपने ससुर से नहीं कह सकती थी, लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे ससुर के अंदर अब काफी ज्यादा बदलाव आ चुका था। काफी टाइम से मेरे ससुर आधी रात के टाइम मेरी सास पर भी कोई जुल्म नहीं करते थे, बल्कि वो तो उन पर जुल्म करना ही भूल चुके थे। मुझे बहुत रात हो गई थी टीवी देखते हुए, इसलिए मैंने टीवी बंद किया और अपने शौहर से मैसेज पर बात करने लगी। इस टाइम पर वो भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे, लेकिन इस टाइम पर मुझे महसूस हुआ जैसे किसी का साया मेरे कमरे की तरफ आ रहा है। मैं बहुत डर गई थी। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल बंद किया और आंखें बंद करके लेट गई। किसी ने दरवाजा खोलकर शायद मुझ पर नजर डाली और दोबारा से दरवाजा बंद कर दिया। मैं समझ गई थी कि मेरे कमरे के अंदर कौन आया था। मैं दोबारा से अपने शौहर से चैट पर बातें करने लगी, लेकिन मुझे कमरे से बाहर कुछ खटपट की आवाज आ रही थी। मैंने अपना मोबाइल रख दिया और मैं चुपके से अपने कमरे से देखने के लिए बाहर निकली कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैंने देखा कि मेरे ससुर मेरी सास के मुंह पर हाथ रखकर उनको न जाने कहां लेकर जा रहे थे। मैं उनके पीछे पीछे जा रही थी और मैं ये देखकर हैरान रह गई थी कि घर में एक बेसमेंट भी बना हुआ था, जिसके बारे में मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं था। वो मेरी सास को जबरदस्ती खींचते हुए बेसमेंट के अंदर लेकर जा रहे थे। मैं भी दबे पांव उन लोगों के पीछे जाने लगी। मेरे ससुर बेसमेंट के अंदर मेरी सास को लेकर चले गए, लेकिन
उन्होंने बेसमेंट की सीढ़ियों का दरवाजा खुला छोड़ दिया था, इसलिए मैं भी इस बेसमेंट के अंदर खामोशी से चली गई। मैंने देखा कि बेसमेंट के अंदर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। मेरी सास को कमरे के अंदर मेरे सिस्टर लेकर जा चुके थे। मैं वहीं पर ठहर कर उनकी बातें सुनने लगी। मेरी सिस्टर ने मेरी सास को कुर्सी पर बैठाकर रस्सी से बांध दिया। यहाँ बेसमेंट में कोई और भी मौजूद था। मेरी सिस्टर उससे भी बातें कर रहे थे। उसके बाद मेरे सिस्टर ने मेरी सास से जो कहा उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे सिस्टर ने कहा कि तुम्हारी इस घर में जितनी भी दौलत है ये सब तुम्हारे इकलौते बेटे की है। मैं चाहता हूँ कि ये सब कुछ तुम मुझे दे दो और मेरे नाम कर दो। कितने सालों से मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं यहाँ पर आज तुम्हें मारकर दफना दूंगा और सबको बता दूंगा कि तुम अपने आशी के साथ भाग गई हो। अब जल्दी से इन पेपर्स पर साइन करो ताकि तुम्हारे बेटे की सारी जायदाद मेरे नाम हो सके। मेरी सास कहने लगी मैं मर जाऊंगी लेकिन ऐसा कभी कुछ नहीं करूंगी। ये सब कुछ मेरे इकलौते बेटे की मेहनत की कमाई है। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे हरामखोर बच्चों को अपने बेटे की मेहनत की कमाई का ये बनाया हुआ सब कुछ दे दूं? तुम शुक्र करो कि कितने सालों से मैंने तुम्हारी ये सच्चाई अपने बेटे से छुपा रखी है और अब तो मुझे ये सच्चाई अपनी बहू से भी छुपानी पड़ रही है। मेरे ससुर ने मेरी सास के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया और उन्हें कहा कि उसे तो आज मैंने चाय में नींद की दवाई मिलाकर बेहोश कर दिया है। उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा। जब उसकी सुबह आंख खुलेगी तो पता चलेगा कि उसकी सास तो अपने आशी के साथ भाग चुकी है, क्योंकि जो फोटो मैंने उसे दिखाए थे उसने उन फोटो पर यकीन कर लिया था। दरअसल उस दिन मेरे सिस्टर ने मोबाइल में जो मुझे फोटोज दिखाए थे वो मेरी सास के फोटोज थे, जो इस तरीके से लिए गए थे जिससे जाहिर होता था कि मेरी सास का मर्दों से ताल्लुक है। मेरे सिस्टर ने दूसरे मर्दों के साथ उन फोटोज को मेरी सास के साथ एडिट कर दिया था, जबकि वो सारी फोटोज मेरी सास के साथ मेरे सिस्टर ने खुद अपने मोबाइल से लिए थे। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आखिर इस माजरा क्या है। दरअसल सिस्टर जी जो थे वो मेरी सास के दूसरे शौहर थे और मेरे शौहर मेरी सास के पहले शौहर के अकलौते बेटे थे। जब मेरी सास की पहली शादी हुई थी तभी मेरी सास हामला हो गई थी और मेरी सास की पहली शादी जहाँ हुई थी वो बहुत ज्यादा अमीर थे। उसने अपने मरने से पहले ही अपने होने वाले बच्चे के नाम अपनी सारी जायदाद कर दी थी, क्योंकि जब मेरी सास के पहले शौहर की मौत हुई थी तो वो हामला थी। मेरी सास के माँ बाप ने उनकी शादी इस लालची आदमी के साथ करवा दी जिसके पहले से इतने ढेर सारे बच्चे थे। मेरी सास के पास अपने शौहर की सारी जायदाद मौजूद थी, इसलिए मेरी सास ने अपने इकलौते बेटे को खूब पढ़ाया लिखाया और उसे अपने शौहर का बिजनेस दोबारा से शुरू करने का हौसला दिया। जबकि मेरी सास के दूसरे शौहर के बच्चों ने इस बात का बहुत फायदा उठाया और उनकी जायदाद पर ऐश की। मेरा शौहर ये बात नहीं जानता था कि आदमी उनका दूसरा बाप है। ये बात मेरी सास ने उनसे इसलिए छिपाई थी कि इनका बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था। बहुत से बच्चे दूसरे बाप या दूसरी माँ को कबूल बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन मेरे शौहर ने तो जब से आंख खोली थी मेरे सिस्टर को ही अपना बाप समझा था। इसलिए मेरी सास ने मेरे शौहर को बताने के बारे में कभी ये नहीं सोचा। लेकिन जब मेरा शौहर जवान हुआ और उसने अपने पहले बाप के बिजनेस को दोबारा से शुरू कर दिया और उसने इनके बिजनेस को खूब बढ़वा दिया, पैसे से खूब पैसा कमाया, तो ये बात मेरे सिस्टर को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि इनकी कोई भी औलाद इस काबिल नहीं थी जो मेरे शौहर का मुकाबला कर सकती। मेरी सास के पहले शौहर की कमाई पर वो लोग पल रहे थे और मेरे शौहर के काबिल होने के बाद भी ये सब लोग मेरे शौहर के घर में ही रह रहे थे और इनकी मेहनत की कमाई से ही ये सब लोग अपना खर्चा पानी कर रहे थे। लेकिन मेरे शौहर ने अपनी कमाई से जो कुछ भी लिया था वो सब कुछ अपनी माँ के नाम कर दिया था। मेरे सिस्टर अब ये सारी जायदाद अपने नाम करवाना चाहते थे। काफी टाइम से मेरी सास को इसके लिए ब्लैकमेल कर रहे थे कि वो इनको अपनी सारी जायदाद दे दे। मेरे सिस्टर मेरे शौहर के सामने बहुत अच्छे तरीके से इसलिए रहते थे क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि अगर मेरे शौहर को ये बात पता चल गई कि वो मेरी सास के दूसरे शौहर हैं, उनके बच्चे भी मेरी सास के नहीं बल्कि मेरी सिस्टर की पहली बीवी के हैं, तो मेरा शौहर कभी भी उन लोगों को हमारे घर में बर्दाश्त नहीं करेगा और मेरे शौहर का दिमाग तो कभी भी घूम सकता है। वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल सकता है। अब मेरे सिस्टर मेरी सास से पेपर पर साइन करवाने के बाद मेरी सास को मार देना चाहते थे और इनके मरने के बाद सबको ये बताते कि मेरी सास का अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, वो अपने आशी के साथ भाग गई। मेरी सास बूढ़ी जरूर हो गई थी लेकिन वो बहुत खूबसूरत थी। उन्हें देखकर कहीं से भी नहीं लगता था कि वो बूढ़ी हैं। कमरे के अंदर जो दो लोग मौजूद थे वो मेरे सिस्टर के दो बड़े बेटे थे जो कि मेरे शौहर की इस दौलत को हथियाना चाहते थे। मेरी सिस्टर मेरी सास के बाल इसलिए काटते थे क्योंकि बाल औरत की खूबसूरती होती है। उन्हें लगता था कि वो अपनी बीवी के बाल काट देंगे, उन पर रोज मारपीट करेंगे तो वो डर कर इनके नाम ये जायदाद कर देंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। सलाम है मेरी सास पर जो इतने सालों से वो सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी और उन्होंने अपने बेटे की जायदाद किसी ऐसे आदमी के हवाले नहीं की थी जो इनके और इनके बेटे की जिंदगी खराब कर देता। मैं अपनी सास पर अब ज्यादा जुल्म होते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने एक काम किया था। जब मैं अपने कमरे में लेटी हुई अपने शौहर से चैट कर रही थी, मैं समझ गई थी कि कमरे में मेरे सिस्टर आए हैं। मैंने अपने शौहर को मैसेज पर पूरी बात बता दी थी। मैंने सोच लिया था कि मेरे शौहर को यकीन आए या ना आए, क्योंकि मुझे गड़बड़ का एहसास तो तभी हो गया था जब मेरे सिस्टर का रवैया बदलने लगा था और वो मेरे कमरे में आज पहली बार मेरे लिए चाय बना
बनाकर लाए थे। मेरे शौहर ने जब मैसेज पढ़े तो उनका जवाब ये था कि मैं अपने दोस्त को भेज रहा हूँ, तुम इसकी मदद ले लेना। मैं भी घर आने के लिए निकल रहा हूँ। अगर ये सब कुछ सच हुआ तो मैं अपने पापा और उनके सारे बच्चों को हाथ पकड़कर घर से निकाल दूंगा, और अगर ये बात गलत हुई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैंने अपने शौहर से कहा था कि तुम अपने दोस्त को भेज देना, मुझे सब कुछ मंजूर है। मैं बेसमेंट की सीढ़ियों से चढ़ती हुई दरवाजे पर आई तो मैंने देखा कि मेरे शौहर के दोस्त आ गए थे। मेरे शौहर के दोस्त होने के साथ साथ वो पुलिस ऑफिसर भी थे, क्योंकि मैंने अपने शौहर को ये बताया था कि आपके पापा रोज रात को आपकी माँ को मारते हैं और इनके बाल काटते हैं। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप आकर यहाँ पर देख सकते हो। और मुझे लग रहा है कि आज भी वही सब कुछ करने वाले हैं, क्योंकि वो ये चेक करने आए हैं कि मैं सो गई हूँ या नहीं। मैं रात को सोई नहीं हूँ और इन पर नजर रखती हूँ, इसलिए शायद वो मुझसे मोहतात हो गई हैं। मैं अपने शौहर के दोस्त को नीचे बेसमेंट में ले गई थी। उन्होंने जब अपनी आंखों से ये सब देखा कि मेरे सिस्टर और उनके बेटे मेरी सास को साइन करवाने के लिए मार रहे हैं और जबरदस्ती कर रहे हैं, तो उन्होंने मेरे सिस्टर और उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। वो इन दोनों को पुलिस स्टेशन ले गए। जब सुबह हुई तो मेरे शौहर भी घर आ चुके थे, क्योंकि उनके दोस्त ने मेरे शौहर को फोन करके सारी बात बता दी थी। मेरे शौहर के सामने सारी सच्चाई खुलकर आ गई थी, इसलिए उन्होंने अपने पापा पर और उनके सारे बेटों पर केस कर दिया। मेरी सास ने भी कोर्ट में गवाही दी थी, इसलिए फैसला हमारे हक में ही हुआ था। मेरी जेठानियां जो हमारे घर में रहती थी वो सब लोग हमारे घर से चले गए थे। अब इस बड़े से घर में हम लोग अकेले रहते हैं और बहुत खुशी खुशी रहते हैं। मेरे शौहर ने फैसला कर लिया कि वो कभी इस घर से नहीं जाएगा, वो हमारे साथ ही रहते हैं और इसी शहर में रहकर अपना काम करते हैं। कभी कभी कुछ लोग दौलत के लिए इतना गिर जाते हैं कि अपने रिश्तों की अहमियत करना भी भूल जाते हैं। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि अपने रिश्तों की कदर करना सीखिए। रिश्ते जो आज हमारे साथ है, अगर हम उनके साथ कुछ भी गलत करेंगे तो इनके दिल में गलत फहमी आ जाएगी। इसके बाद कोई भी हमें पलट कर कभी नहीं देखेगा। इसलिए अच्छे इंसान की पहचान करना सीखे। जो अच्छा है उसके साथ अच्छा सलूक करे और जो बुरा है उसकी बुराई को खत्म करने की कोशिश कीजिए। मेरे सिस्टर ने तो मेरी सास से बहुत ज्यादा माफी मांगी थी, पर शायद वो माफी के काबिल नहीं थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। वो मेरी सास को जान से मारने जा रहे थे। अगर मैं मौके पर उन लोगों को नहीं देखती तो शायद ये राज मेरी सास के साथ इस घर में ही दफन हो जाता।